हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स से आज भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। तो एक कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है ना, ठीक है, उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो एक एसेट की टाइप होती है टेंजिबल एसेट। ये जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं ये बेसिकली कंपनी की फिजिकल एसेट्स होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। इसके अलावा फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी टेंजिबल एसेट्स ही होती हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ना तो आप उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको टच कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो कंपनी की गुडविल है या फिर ब्रांड और ट्रेडमार्क है, ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। क्योंकि देखो, अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी ना मार्केट के अंदर, तो इसका बेनिफिट कंपनी को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और इससे कंपनी की ग्रोथ भी जो है वो होती है। अगर ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है कंपनी की तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलता है। इसीलिए ये सारी कंपनी के लिए एसेट है। और कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। इसके अलावा कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या फिर कोई माइनिंग राइट्स है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, कोई रेसिपी है, डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप है या फिर लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, तो ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो, अगर हम एक कंपनी की बात करें ना, आज के टाइम में हर कंपनी जो है फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। ठीक है। तो अगर एक कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी जो है वो ओपन कर ली है और ये सब्सिडरी लॉन्ग टर्म के लिए ओपन की गई है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इसके अंदर पहला हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट आता है, जिसके अंदर कंपनी अपनी कोई सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और शेयर्स में जो है वो कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। फिर आता है आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कई बार कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं तो वो किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी दूसरी पार्टी को लोन भी दे देती है। अगर जो लोन है वो 12 महीनों से ज़्यादा के लिए दिया गया है, जैसे मान के चलिए 2 सालों के लिए अगर कंपनी ने लोन दिया है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाता है। ध्यान में रखना है, ये जो लोन है वो कंपनी दे रही है किसी दूसरी पार्टी को, इसीलिए ये जो लोन है वो कंपनी के लिए एक एसेट होगी। क्लासिफिकेशन करें तो पहला आता है कैपिटल एडवांसेस। ये जो लोन्स दिए जाते हैं वो किसी कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए या फिर बनाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, किसी इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज। कोई अगर रिलेटेड पार्टी है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी की सब्सिडरी है, उसको अगर आपने लोन दिया है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। फिर यहाँ पर आते हैं अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस। कुछ अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी होते हैं जो कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं होती है जिनकी, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम इसकी सब क्लासिफिकेशन करें तो इसके अंदर आपके आ जाते हैं सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और डाउटफुल। सिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिसके बदले में कंपनी को कोई ना कोई सिक्योरिटी मिली है। अनसिक्योर्ड के केसेस में कोई भी सिक्योरिटी तो नहीं मिली है, पर अभी तक वो डाउटफुल नहीं हुए हैं, यानी कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। डाउटफुल का मतलब है कि यहाँ पर डिफॉल्ट हो चुके हैं, कंपनी को डाउट है कि लोन का पैसा वापस मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। फिर आते हैं आपके अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर कंपनी ने करवाया हुआ है। जैसे मान के चलिए कंपनी ने जो है एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर उसने 10 लाख रुपए ऑनर को एज अ सिक्योरिटी पर्पज डिपॉजिट करवाया है, तो ये भी कंपनी के लिए एक एसेट है। और ये अदर अदर नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवर्स और अदर एसेट्स। फिर आते हैं यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करती है, जैसे मान के चलिए कंपनी ने मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 90 दिनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 90 दिनों के बाद
वो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगी, यानी कि कंपनी जो है इसको कैश में कन्वर्ट जो है वो कर लेगी। तो ये आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद जैसे एक कंपनी ने शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड को बाय कर लिया ताकि वो जो एक्सेस में कैश पड़ा है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। फिर आते हैं आपके यहाँ पर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब होता है बेसिकली स्टॉक। कंपनी के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो फिनिश गुड्स का है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो वो आ जाता है। उसके बाद अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो, 50% प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है, 50% रिमेनिंग है, तो ये ना तो रॉ मटेरियल ना ही फिनिश गुड है, तो इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। तो ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। फिर आपके जो फिनिश गुड्स हैं वो आ जाते हैं। स्टॉक इन ट्रेड और जो स्टोर्स और स्पेयर्स हैं, लूज टूल्स हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। फिर आपका ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर क्या होता है, तो देखो एक कंपनी जब क्रेडिट सेल्स करती है, ठीक है, जैसे मान के चले एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने 10 लाख की जो सेल, 10 लाख के जो गुड्स हैं वो एबीसी कंपनी को क्रेडिट के ऊपर सेल किए हैं, यानी कि उधार पे सेल किया, इसकी पेमेंट उसे 3 महीनों के बाद मिलेगी, ठीक है। तो आज जब उसने सेल किया ना, तो ये जो 10 लाख रुपए उसे फ्यूचर में एबीसी कंपनी से मिलने वाले हैं, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कहलाएंगे। तो अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। एक कंपनी जब गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी कस्टमर को, तो कस्टमर से जो पैसा कंपनी को मिलने वाला होता है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे जो बैंक बैलेंस है, चेक्स हैं, या फिर जो ड्राफ्ट्स हैं, या फिर कैश ऑन हैंड है, वो आ जाता है। ओके, देखो ये बैंक बैलेंस और चेक और ड्राफ्ट ये कैश इक्विवेलेंट्स है, क्योंकि आप इसको कैश के इक्वल मान सकते हो, क्योंकि आप इसको कैश के जैसे जो है वो यूज कर सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या आता है आपका यहाँ पर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो कि कंपनी ने 12 महीनों से कम के लिए दिए हैं। जैसे मान के चलिए कंपनी ने सिर्फ 10 महीनों के लिए एक लोन्स एंड एडवांसेस जो है दूसरी कंपनी को दिया है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा। यानी कि इसकी रीपेमेंट जो है वो 10 महीनों के अंदर अंदर में, यानी कि 12 महीनों से कम टाइम पीरियड में करनी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, जैसे कि लोन टू सब्सिडरी या फिर डायरेक्टर। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जैसे कि एडवांस किसी बिजनेस एक्सपेंस के लिए हमने दिया है। सब क्लासिफिकेशन की बात करें, सिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड और डाउटफुल, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अदर करंट एसेट। कुछ ऐसी करंट एसेट्स होती हैं जो कि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होती है। जैसे अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये कंपनी के लिए एक एसेट है, पर कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये ना तो कैश है, ना ही ये इन्वेंट्री है, ना ही ये कोई शॉर्ट टर्म लोन है, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, तो इसको हम अदर करंट एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली कि आपको एक्सपेंस पे करना था फ्यूचर में, पर आपने आज ही पे कर दिया। जैसे मान के चलिए एक एम्प्लॉय ने आपके पास 6 महीनों तक काम किया, तो आपको सिर्फ 6 महीनों की सैलरी पे करनी थी, पर उसको जरूरत थी तो आपने 2 महीनों की एक्स्ट्रा यहाँ पर सैलरी जो है उसे पे कर दी है, ठीक है। मान लो 8 महीनों की सैलरी पे कर दी, तो ये जो 2 महीनों की सैलरी आपने पे की है ना, ये फ्यूचर में आपको 2 महीनों की पे करनी थी, पर आज आज ही आपने पे कर दी, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है। फिर आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, ऐसी इंटरेस्ट जो अर्न हो चुकी है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जैसे अगर हम बैंक की बात करें, बैंक ने एक लोन दिया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो ड्यू हो जाता है वो 15 तारीख को हो जाता है, तो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, यानी कि इनकम बैंक ने अर्न कर लिया है, पर अभी तक बॉर्बर ने इंटरेस्ट की पेमेंट बैंक को नहीं की है, तो ये अक्रूड इनकम की कैटेगरी में आता है। उसके बाद कोई अगर एडवांस टैक्स पेमेंट की हुई है, तो ये भी आपका अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अराइज होगी ही होगी, बल्कि लाइबिलिटीज का अराइज होना एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन ने बी पर्सन से 50 लाख रुपए का लोन लिया है और कहा है कि 5 साल के बाद वो रिपे जो है वो कर देगा, ठीक है। तो बी ऐसे ही इसको लोन नहीं दे रहा था, बी इससे गारंटी मांग रहा था। तो इसने अपने बैंक को बोला कि आप ना मेरी गारंटी बी को दे दीजिए ताकि बी मुझे लोन दे दे। तो बैंक ने ए की गारंटी बी को दी कि आप निश्चिंत होकर लोन दीजिए, अगर ये 5 साल के बाद 50 लाख रुपए आपको रिपे नहीं करेगा ना तो हम कर देंगे। और बी ने यहाँ पर इसको जो है वो लोन दे दिया। अब बैंक के लिए ये जो गारंटी दी गई है वो कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में बैंक को ये 50 लाख रुपए पे करने हैं या फिर नहीं पे करने हैं, वो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। और वो फ्यूचर इवेंट क्या है कि ए पर्सन डिफॉल्ट करेगा। अगर ए पर्सन डिफॉल्ट कर गया
तब तो बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर ये डिफॉल्ट नहीं किया तो बैंक को पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपकी पोटेंशियल कंटीजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट जो है वो कहलाती है। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करें तो ये पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है जो कि सर्टेन सिचुएशन के अंदर क्रिएट हो सकती है, पर कोई गारंटी नहीं है। अगर हम कंटीजेंट लायबिलिटी के टाइप्स की बात करें तो पहला आता है क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। जैसे हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मान के चलिए एक कंपनी का एक एक्सवाइजेड बैंक के साथ जो है वो केस चल रहा है। एक्सवाइजेड बैंक कह रही है कि कंपनी ने हमसे 50 लाख रुपए का लोन लिया है और ये रिपे नहीं कर रहा है, और कंपनी कह रही है कि हमने तो लोन लिया ही नहीं है। तो ये एक ऐसा डेट है जिसको कंपनी ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया, इसको क्लेम नहीं माना है। ठीक है, यानी कि कंपनी मानने को तैयार नहीं है कि मैंने डेट लिया है। अब ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि देखो, अगर बैंक केस जीत गई तो कंपनी को 50 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, अगर कंपनी केस जीत गई तो उसे 50 लाख रुपए पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई गारंटी है, जैसे कि बैंक ने कोई गारंटी दी है किसी सब्सिडी या फिर थर्ड पार्टी के लिए, तो ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी। कमिटमेंट की बात करें, अगर कोई अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपकी कमिटमेंट के अंदर आ जाती है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, यानी कि आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं और अभी तक वो पार्टली पेड अप शेयर्स है, यानी कि आपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट उसके ऊपर नहीं की है। कोई अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट है जैसे कि पेंडिंग इन्वेस्टमेंट, लीज एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट है डिविडेंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो जैसे ही कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, या फिर प्रपोज करती है कि हम डिविडेंड पे करने वाले हैं, तो इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कंपनी जितना भी यहाँ पर डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर्स को, वो सेपरेटली वो डिस्क्लोज करेगी कि कितना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पे करेगी और कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पे करेगी। अगर कोई क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, मतलब कि कोई डिविडेंड था जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पे नहीं किया गया था और इस ईयर पे करना है, तो उसे भी सेपरेटली जो है वो शो करना होगा। जैसे जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनके ऊपर आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना होता है। अगर एक साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो उस साल का जो डिविडेंड है वो आपको अगले साल जो है वो मिलता है। तो अगर कोई ऐसे डिविडेंड कंपनी पे करी है तो उसे भी शो करना जरूरी है। तो ये आपका था यहाँ पर बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया तो कहीं मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और ये जो लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंपनी अपने इनकम और एक्सपेंसेस की समरी बनाती है, ठीक है, ताकि उससे वो प्रॉफिट और लॉस को जो है वो कैलकुलेट कर पाए। अगर मान के चलिए जो इनकम है वो ज्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो कंपनी को लॉस होता है। ठीक है, नॉर्मली जो P&L स्टेटमेंट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है और उस पीरियड को स्पेसिफाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है, जो P&L स्टेटमेंट है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करने में हेल्प करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि देखो, अगर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर कंपनी ने लॉस कमाया है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। साथ के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना टैक्स जो है वो पे करना है, और बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी जो है वो कर पाते हो। आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है P&L स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें शो करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी यहाँ पर रेवेन्यू या फिर इनकम। रेवेन्यू क्या होता है? तो देखो, एक बिज़नेस अपने कोर बिज़नेस ऑपरेशन से जो पैसा कमाता है, वो रेवेन्यू जो है वो कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक एक्स-वाई-जेड कंपनी है, वो फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करती है, यानी कि इसका कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है? फर्नीचर बनाना और मार्केट में सेल करना। तो इस ऑपरेशन से, यानी कि फर्नीचर को बनाकर सेल करने से जो पैसा एक्सवाइजेड कंपनी कमाती है, वो यहाँ पर रेवेन्यू या फिर इनकम कहलाएगी। अगर हम यहाँ पर नॉन फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है कंपनी को? तो अगर कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट्स की सेल करती है, जैसे एग्जांपल पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो गुड्स को सेल करती है, वहां से रेवेन्यू मिलती है उसे। अगर कोई सर्विस कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सेल ऑफ सर्विसेज से पैसा कमाते हैं वो। या फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जैसे कि रेंटल इनकम बिजनेस प्रॉपर्टी से अगर हमें मिल रही है। अगर हम फाइनेंस कंपनीज की बात करें, जैसे बैंक एक फाइनेंस कंपनीज है, तो उसको रेवेन्यू कहाँ से रिसीव हो सकती है? सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। तो वो जो भी लैंडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बैंक जो है लैंडिंग के अलावा भी और सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में उसको फीस मिलती है। एजेंट के तौर पे काम करता है, ब्रोकरेज मिलती है और कमीशन इनकम मिलती है। तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो कहलाएगी, यानी कि ये सारा पैसा जो है कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव होता है। फिर दूसरा कंपोनेंट आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? तो देखो, जब हम फंड्स को बोरो करते हैं, जैसे हम लोन लेते हैं, तो फंड्स को बोरो करने के लिए जो एक्सपेंसेस हमें करने पड़े हैं, उसी को हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आपने लोन लिया है या फिर आपने बॉन्ड इशू किया है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है? तो ये फाइनेंस कॉस्ट का एक अहम हिस्सा है। फिर अदर बोरोइंग कॉस्ट भी होती है, जैसे कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो लोन को प्रोसेस करने की फीस आपने पे की होगी, कमिटमेंट चार्जेस पे किए होंगे, तो वो भी इसका हिस्सा होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस एंड गेन और लॉस, तो करेंसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, यानी कि आपने जो करेंसी को एक्सचेंज किया, उससे आपको जो भी गेन और लॉस हुआ है, वो इसका हिस्सा जो है वो रहता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है? देखो, ऐसी इनकम जो कि एक बिजनेस अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं कमाता है। जैसे कि मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है? फर्नीचर को बनाना और मार्केट में सेल करना। इस कोर बिजनेस ऑपरेशन के अलावा ये कंपनी जो भी कमाती है, जैसे मान के चलिए कंपनी के पास एक लैंड पड़ी हुई थी, उसको लैंड को जो है इसने किराए पर दे दिया, रेंट पे दे दिया, और इसे रेंट रिसीव हो रहा है। तो ये जो इनकम है वो कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव नहीं हो रही है, तो ये आपकी अदर इनकम के अंदर आ जाएगी। सिंपल भाषा में ये वो वाली इनकम होती है जो कि डायरेक्टली कंपनी के कोर बिजनेस एक्टिविटीज से हमें नहीं मिलती है, उसके साथ रिलेटेड नहीं होती है। जैसे कि नॉन फाइनेंस कंपनीज के लिए जो इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि अगर अगर कंपनी ने बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट करवाया था, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है, या फिर कंपनी ने अगर लैंडिंग की है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है, तो वो अदर इनकम के अंदर आएगा। कोई अगर डिविडेंड इनकम है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वो भी इसी में आएगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सेल की गई है और उसके ऊपर कंपनी को प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। और जो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि रेंटल इनकम फ्रॉम कंपनी ओन बिल्डिंग्स, तो वो भी अदर इनकम का ही पार्ट जो है वो होते हैं, ठीक है? तो दो इनकम मैंने बताई, एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम। रेवेन्यू कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव होते हैं, अदर इनकम कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा बाकी ऑपरेशन से हमें रिसीव होती है, ठीक है? उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में शो करना जो है वो कंपल्सरी होता है, यानी कि जो कंपनीज है ना, उन्हें कुछ एडिशनल फाइनेंशियल डिटेल जो है इन अकाउंट्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्या फाइनेंशियल डिटेल्स होती है? सबसे पहले जो मेजर एक्सपेंसेस है उनका ब्रेकडाउन जो है वो करना होता है कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने कितना खर्च किया है, लीगल फीस के ऊपर हमने कितना खर्च किया है। उसके बाद जो मेजर इनकम सोर्सेज है उनका भी ब्रेकडाउन जो है वो करना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें कितनी मिली थी, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम हमें कितनी मिली है। और जो वन टाइम और एक्सेप्शनल आइटम्स है, जैसे कि लिटिगेशन सेटलमेंट है ना, उसकी डिटेल्स भी देनी जरूरी है। उसके बाद जो तीसरी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, वो आती है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है आपका यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो भी इनफ्लो होता है, जो भी आउटफ्लो होता है, उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझना होगा। तो कैश का मतलब आप सभी को पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होती है? तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम कैश के इक्वल ही मानते हैं, यानी कि कैश के जैसे ही उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको आप कैश के इक्वल ही मानते हो, तो बैंक बैलेंस एक कैश इक्विवेलेंट है। इसके अलावा एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लिक्विड होती हैं, आप इसको आसानी में कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, तो भी ये भी कैश इक्विवेलेंट जो है वो होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जो भी मूवमेंट्स होती है, जो भी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है, उस चीज को हम जो है वो शो करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। और इस स्टेटमेंट से हमें कंपनी के कैश फ्लो का पता लगता है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कंपनी के पास से कितना कैश जो है वो जा रहा है। एक आपको आइडिया हो जाता है कि एक कंपनी अपने कैश को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, और इससे हमें कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है उसके बारे में पता लगता है कि बिगिनिंग में कैश फ्लो पोजीशन क्या थी, ठीक है, कैश पोजीशन क्या थी, और पीरियड के एंड में यहां पर कैश पोजीशन जो है वो क्या रह गई है, ठीक है। और सीएफएस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, और वो उसकी एबिलिटी क्या है कैश को जनरेट करने के लिए। ये आपको हेल्प करता है कि बिजनेस जो है, ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि जो बिजनेस है क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और क्या फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए उसके पास फंड्स होंगे या फिर नहीं होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आप प्रॉफिटेबिलिटी को रिवील करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और एक्चुअल कैश फ्लो यहाँ पर क्या है। जैसे कि देखो, कंपनी शो कर सकती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, पर हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा क्रेडिट सेल जो है वो की है और उसके पास एक्चुअल कैश फ्लो आ ही नहीं रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा शो हो रही है पर एक्चुअल कैश फ्लो है ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट सेल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपनी कर रही है। ओके, तो इसके बारे में हमें पता लगता है। साथ ही साथ कंपनी अपने कैश रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करे, इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम कंपनी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी अंडरस्टैंड जो है वो कर पाते हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो देखो, ब्रॉडली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को तीन कैटेगरीज में, यानी कि तीन सेक्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इस सेक्शन के अंदर हमारे जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस है उनसे जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करती है, ठीक है, तो इसका कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है? फर्नीचर को बनाना और मार्केट में सेल करना। तो इस एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है, चाहे वो कैश इनफ्लो है चाहे वो कैश आउटफ्लो है, उसको हम इस हेड के अंदर जो है वो शो करते हैं। और इस हेड का पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पॉजिटिव होना जरूरी है अगर बिजनेस को सॉल्वेंट जो है वो रहना है। अब जिनको कैश आउटफ्लो या फिर इनफ्लो का मतलब नहीं पता है, तो देखो, कैश इनफ्लो का मतलब है जो कैश आपके पास आ रहा है, यानी कि कैश 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 एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके पास आ रहा है। कैश आउटफ्लो का मतलब है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास से जा रहा है। जैसे जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो कैश आपके बिजनेस से चला जाता है, तो ये कैश आउटफ्लो है। जब आप सेल्स करते हो फिनिश प्रोडक्ट की, तो पैसा आपके पास आता है, तो वो कैश इनफ्लो होता है। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। देखो, हमें अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको अगर प्रोडक्शन करनी है तो आपको मशीन की जरूरत है, अगर आपको काम करना है तो आपको एक बिल्डिंग की भी जरूरत है, एक ऑफिस की जरूरत है, फर्नीचर की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इसमें जितनी भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं वो आ जाता है। कहने का मतलब है कि आप जब लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय करते हो या फिर उसकी सेल करते हो, तो उससे जो भी कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है उसको आप इस सेक्शन के अंदर जो है वो शो करते हो। जैसे अगर आपने एक मशीन खरीदी है, आपने एक मशीन खरीदी है, तो इससे कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो करनी है ना, फ्री में तो मिलेगा नहीं। उसके अलावा अगर आपने एक मशीन सेल की है, अगर एक मशीन आपने सेल की है, तो इससे कैश इनफ्लो होगा क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। तो ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इस सेक्शन के अंदर जो है वो शो किया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके अंदर डेट और कैपिटल फाइनेंसिंग इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ये क्या है? देखो, ये तीसरा सेक्शन है। तो देखो, आपको
अगर अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपको यहाँ पर फंड्स की जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको पैसे चाहिए, आपको कोई बड़ी मशीन खरीदनी है तो पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो देखो, आप पैसे कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो? आप ऑनर से पैसा मंगवा सकते हो, यानी कि आप इक्विटी शेयर्स अपने इशू कर सकते हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट वगैरह जो है वो ले सकते हो बैंक वगैरह से, ठीक है। तो जब आप फंडिंग अरेंज करते हो, यानी कि आप एक तरीके से फंडिंग रेज कर रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। और इससे जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको आप इस हेड के अंदर शो करते हो। जैसे अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो उससे पैसा आपके पास आएगा, तो वो कैश इनफ्लो होगा और वो इस हेड के अंदर आएगा। अगर आप लोन ले रहे हो तब भी पैसा आपके पास आएगा, कैश इनफ्लो होगा। अगर आप लोन की रिपेमेंट कर रहे हो तो पैसा आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आपको बैंक को रिपेमेंट करनी है, बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। कहने का मतलब है कि जब आप फंड रेजिंग करते हो ना, तो फंड रेजिंग से जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है, उसको आप इस सेक्शन के अंदर जो है वो शो करते हो, ठीक है। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करेंगे यूजर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स क्या है? सबसे पहले आप बिजनेस की जो लिक्विडिटी है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो कि क्या कंपनी के पास इनफ कैश है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या फिर नहीं है, उसको हम चेक कर पाते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक कर पाते हैं कि जो कंपनी है वो कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है और अपने कैश को मैनेज करती है। आप पास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो, और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी असेस कर सकते हो कि वो जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर नहीं है। जैसे बैंक और लेंडर को जानना जरूरी होता है कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर नहीं है। अब बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के मेथड्स की। तो दो मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो यूज किया जाता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी आइटम्स होती है उनको आप कन्वर्ट करते हो कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स के अंदर। जैसे आपने अगर यहाँ पर सेल्स की है तो आपके पास 50 करोड़ रुपए आए हैं, तो आप इन सेल्स को कैश रिसीट में जो है वो कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, 50 करोड़। उसके बाद अगर आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया है 30 करोड़ रुपीज का, तो आप इसको कैश पेड में जो है कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर मेथड है। फिर इससे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड। ये इंडिया के अंदर ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड की जो स्टार्टिंग होती है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है, यानी कि टैक्स को पे करने से पहले आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया होता है, ठीक है। और ये चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो है वो मिल जाती है। अब आप ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसको नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ जो है वो एडजस्ट करते हो, ताकि आपको ट्रू कैश फ्लो जो है वो मिल सके, ठीक है। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो जो इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड है वो स्टार्ट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फिर यहां पर हम जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उनको ऐड करते हैं। देखो, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमने निकाला है सभी एक्सपेंसेस को माइनस करके, यानी कि जो आपके जितने भी रेवेन्यूज थे ना उसमें से आपने सभी एक्सपेंसेस को माइनस किया, फिर ये निकल कर आया। इस एक्सपेंसेस के अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। जैसे जो डेप्रिसिएशन है ये आपका एक एक्सपेंस है, पर क्या एक्चुअली में यहाँ पर आप कैश पे करते हो? नहीं, ये तो ऑलरेडी आपने मशीन को खरीदते वक्त पे कर दिया था। आप तो समय के साथ मशीन की वैल्यू को कम करते रहते हो, तो यहाँ पर तो कैश आपने पे नहीं किया। सेम केस इंटेंजिबल एसेट के केस में है कि अमोर्टाइजेशन, ठीक है, समय के साथ उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली में ये तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं है, तो आपको इसे ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रू कैश फ्लो मिल सके। जैसे अगर मान के चलिए कि आपके जो रेवेन्यू है वो 50,000 के हैं, एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर 30,000 रुपए के हैं, डिफरेंस आया 20,000 रुपए का। इस एक्सपेंसेस में 10,000 डेप्रिसिएशन है। ये जो 10,000 रुपए है एक्चुअली में आपने कैश नहीं पे किया, एक्चुअली में आपने कैश कितना पे किया है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। तो आप एक 10,000 को ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो कैश फ्लो बचेगा, आपका जो कैश बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 30,000 रुपये बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट गेन्स और डिविडेंड, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं उनको भी आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज आया होता है तो उसे आपको डिडक्ट करना होता है, क्योंकि वहां पर आप कैश को यूज कर रहे होते हो। जब आप ये देखोगे चेंज के बारे में तो कैश को आपको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज आया है
तो आप यहाँ पर उसको ऐड करोगे, क्योंकि जब करंट लायबिलिटीज बढ़ती है ना तो आपके पास कैश आता है, ठीक है। फिर जो भी टैक्सेस हैं उनको आप, जो भी आपने टैक्सेस पे किया उसको आप माइनस करोगे, यानी कि डिडक्ट करोगे। फिर आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो और जो 3 करोड़ डेप्रिसिएशन, 2 करोड़ जो है वो इन्वेंट्री में इंक्रीज आया, तो आप कैसे नेट कैश फ्लो निकालोगे? 10 करोड़ में 3 करोड़ ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 2 करोड़, तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 11 करोड़। ये आपका कैश इनफ्लो होगा 11 करोड़ का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर आपके अमाउंट, यहाँ पर प्रीवियस ईयर, यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यह स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर यहाँ पर आप एडजस्टमेंट्स करते हो, डेप्रिसिएशन की, गुडविल रिटर्न ऑफ की, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये सब करने के बाद आपके पास अगर तो सरप्लस बैलेंस बचा, जैसे कि आपका जो कैश फ्लो था, जो कैश इनफ्लो था वो 40,000 का था, और जो कैश आउटफ्लो था वो 30,000 रुपए का। तो यहाँ पर 10,000 रुपए आपके पास सरप्लस में बच गया, तो ये आएगा आपका कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इसका उल्टा होता है, जैसे जो कैश इनफ्लो है वो 30,000 रुपए का है और जो कैश आउटफ्लो है वो 40,000 रुपए का है, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए ज्यादा यूज करने पड़े, तो ये आपका कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। दूसरा सेक्शन आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर आप जितने भी आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं या फिर सेल किए हैं, सिक्योरिटीज को परचेज किया या फिर सेल किया, लोन्स एंड एडवांसेस थर्ड पार्टीज को दिए हैं, रीपेमेंट रिसीव हुई है ना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर कैश इनफ्लो ज्यादा है और कैश आउटफ्लो कम है, तो यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। अगर उल्टा होता है, कैश आउटफ्लो ज्यादा है, कैश इनफ्लो कम है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। फिर यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, issue of shares, issue of debentures, loan taken from bank, buyback of equity shares, repayment of borrowings। ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो आ जाता है। फिर आप ना इन सभी तीनों सेक्शंस को आपस में कंपेयर करके जो नेट इंक्रीज आया होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वो यहाँ पर जो है वो शो करते हो, या फिर जो नेट डिक्रीज आया उसे शो करते हो। और यहाँ पर आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, और इससे आप जान पाते हो कि आपकी कैश पोजीशन कितनी जो है वो चेंज हुई है। अब एक हम यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली रियल लाइफ केस स्टडी है जेट एयरवेज के ऊपर। तो जेट एयरवेज जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी क्योंकि उसने अपने कैश फ्लो को पुअर तरीके से जो है वो मैनेज किया था। जेट एयरवेज के रेवेन्यू तो हाई थे, प्रॉफिट तो हाई थे, पर उसका जो कैश फ्लो था वो काफी ज्यादा यहाँ पर पुअर था, जिसकी वजह से जो कंपनी है उस वो सफिशिएंट कैश जनरेट नहीं कर पाई, ठीक है। और जिसकी वजह से वो यहाँ पर रिपेमेंट्स नहीं कर पाई, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं पे कर पाई, और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई और उसे 2019 के अंदर अपना काम जो है वो बंद करना पड़ा, और उसके ऊपर जो डेट था वो 8500 करोड़ से ज्यादा था। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को काफी ह्यूज फाइनेंशियल लॉस जो है वो हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बैंकर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अब ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको कंपनी की जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताती है। पर एक बैंक को यह भी जानना होता है कि फ्यूचर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस क्या रहेगी, और इसीलिए जो बैंक है वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एनालिसिस करते हैं। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? बेसिकली तो हम ना फ्यूचर को एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसका कैश फ्लो कैसा रहेगा, ठीक है, उसका बिजनेस चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और उसके बेसिस में हम कंपनी की जो फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है उसका जो है वो पता लगाते हैं, ताकि बैंक यहाँ पर डिसीजन ले पाए कि उसे कंपनी को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये बैंकों की हेल्प करते हैं कि वो बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसको जो है वो असेस कर पाए, साथ के साथ फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन को भी एस्टिमेट करने में ये काफी जो है वो हेल्पफुल रहती है। और बैंक डिटरमाइन कर पाता है कि जो बॉर्बर है क्या वो फ्यूचर में लोन की रिपेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये बेसिकली फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जिसको बैंक प्रिडिक्ट करता है,
जो भी डेटा वगैरह होता है इसके बेसिस पे, ताकि कंपनी की फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो जाना जा सके और उसके बेसिस पे क्रेडिट डिसीजन जो है वो लिया जाए। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले देखो, वर्किंग कैपिटल नीड्स को जानने के लिए। देखो, जब एक कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो बैंक को जानना जरूरी होता है कि कंपनी को एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसों की जरूरत है, क्योंकि बैंक उतना ही लोन देता है जितना की जरूरत हो, एक्सेस में लोन नहीं देता है। ठीक है, तो जो पास्ट फाइनेंशियल्स है वो इनसफिशिएंट रहते हैं इसके लिए, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी की वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या रहने वाली है उसको हम फ्यूचर को प्रोडिक्ट करके ही एस्टिमेट लगा सकते हैं। फ्यूचर में बिजनेस कितना एक्सपैंड करेगा, ठीक है, फ्यूचर में बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन काफी ज्यादा नेसेसरी है। फिर न्यू बिजनेस, अगर कोई न्यू बिजनेस है तो उसका तो कोई हिस्टोरिकल डाटा ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर हमें इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन जो है वो करने होते हैं और देखना होता है कि ये जो न्यू बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसके बाद लोन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट। तो ये जो बैंक है, जो आपके प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बैंक की हेल्प करते हैं कि वो लोन को स्ट्रक्चर कर पाए, यानी कि जो लोन की जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको यहाँ पर जो है वो सेट कर पाए। और ये जो टर्म एंड कंडीशंस है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के बेसिस पे जो है डिटरमाइन किया जाता है। फिर यहाँ पर आता है एक्सपेंशन प्लान। तो अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है तो ये बिजनेस फाइनेंशियली विएबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस चीज को भी पता लगाने में बैंक की हेल्प करता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इससे बैंक डिसाइड कर पाता है कि उसे फंडिंग को अप्रूव करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अब बात करेंगे पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय बैंकर्स। तो जो बैंकर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करते हैं? वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा दिया था, फिर भी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बैंक की हेल्प करते हैं ये असेस करने में कि जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें बॉर्बर को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर बॉर्बर की क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, तब तो बैंक को लोन देना चाहिए, अदरवाइज लोन नहीं देना चाहिए। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। जैसे कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं ताकि वो जान पाए कि जो इक्विटी शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी, यानी कि एक शेयर पे कितनी हमें रिटर्न मिलेगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। टैक्स अथॉरिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं ताकि वो चेक कर पाए कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस किया गया है कि नहीं। टर्नओवर डिटेल्स को जाना जा सके ताकि उसके हिसाब से टैक्स लगाया जा सके। जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं वो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करते हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। बैंक और लेंडर जो है वो क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए, डेट रिपेमेंट एबिलिटी को जानने के लिए, फ्रॉड यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो करते हैं। अब बात करेंगे की एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बाय बैंक्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे की एरियाज होते हैं जहां पर बैंक जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो करता है। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो पहला एरिया होता है वो ये होता है कि बॉर्बर की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करना, क्योंकि इसकी हेल्प से ना एक बैंक प्रिडिक्ट कर पाता है कि बिजनेस का ग्रोथ ट्रेंड क्या रहेगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी। खास करके उसकी जो लीवरेज यानी कि डेट इक्विटी रेशियो और फाइनेंशियल हेल्थ है उसको जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए कोई बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंस है, डेट का लेवल भी लो है, तो वो एक लो रिस्क बॉर्बर है और बैंक इसको लोन जो है वो दे सकता है। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो है फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करना, यानी कि कंपनी की फ्यूचर में परफॉर्मेंस जो है वो कैसे रहने वाली है। पास्ट परफॉर्मेंस की हेल्प से हम फोरकास्ट करते हैं कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स जो है वो क्या रहेगी, साथ के साथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा और स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी फ्यूचर में, इस चीज को हम एनालाइज करते हैं। तीसरा है आपका डिटेक्टिंग फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल डेटोरेशन है, यानी कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी डिग्रेशन को हम आइडेंटिफाई जो है वो कर पाए। ठीक है, ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना बने। जैसे कि अगर मान लो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, या फिर कंपनी हाई लोन डिफॉल्ट जो है वो कर रही है, पेमेंट्स ओवरड्यू हो चुकी हैं और पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जा रही है, तो ये बेसिकली रेड फ्लैग्स हैं और बैंक को अगर ये दिखता है तो बैंक को यहाँ पर एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेने चाहिए। साथ के साथ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को असेस करना। देखो, बैंक जब भी लोन देता है
तो वो पहले असेस करता है कि सामने वाले पार्टी को एक्चुअली में लोन कितना चाहिए। जैसे एक बिजनेस को हो सकता है कि 5 करोड़ लोन की जरूरत हो, पर वो 10 करोड़ का लोन ले रहा है, तो यहाँ पर बैंक को ध्यान रखना है कि उसने बोरोवर को उतना ही लोन देना है जितने की उसको जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक्स की हेल्प करते हैं कि वो राइट लोन अमाउंट को जो है वो डिटरमाइन जो है वो कर पाए, ताकि किसी भी तरह की ओवर फाइनेंसिंग और अंडर फाइनेंसिंग को प्रिवेंट जो है वो किया जा सके। उसके बाद है एग्जामिनिंग फंड फ्लो। तो फंड फ्लो को भी यहाँ पर हम एग्जामिन जो है वो कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की हेल्प से। कैसे? तो देखो, ये जो फंड फ्लो है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपको बताता है कि कंपनी ने जो फंड्स को बोरो किया है वो उसे किस तरीके से यूटिलाइज करा है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सोर्सेस ऑफ फंड और यूजर्स ऑफ फंड, इन दोनों चीजों को शो किया जाता है। और इस चीज से बैंक ये जान पाता है कि जो लोन का पैसा है, क्या वो ऑथराइज पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे हो सकता है कि बैंक ने लोन दिया था बिजनेस के लिए और कोई पर्सन उसको पर्सनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसा ना हो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म फंड्स का मिस यूज हो रहा है, जैसे उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको भी समय रहते डिडक्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अगर एक कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के पास सबमिट करवाया है, बैंक उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्चुअल बैलेंस शीट के साथ जो है वो कंपेयर करता है, वेरीफाई करता है, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना इन्वॉल्व हो। अगर फ्रॉड हो तो उसको हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सके। तो ये जो चेकिंग है वो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक्स की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जा रही है, रिसीवेबल्स की कोई मैनिपुलेशन की नहीं जा रही है, मतलब कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के यहाँ पर लिमिटेशन जो है वो क्या रहते हैं? सबसे पहले देखो, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो बैंक की हेल्प करते हैं क्रेडिट वर्दिनेस को जानने में। ठीक है, ये तो बेनिफिट है, पर यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि देखो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, वहां पर जो डेटा है वो पास्ट का डेटा है, और उस डेटे के ऊपर, उस डाटा के बेस पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो और पता लगा रहे हो कि फ्यूचर में बर्बर आपका लोन रिपे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि पास्ट का जो डेटा है वो आपको फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा नहीं बता सकता है। क्योंकि देखो, पास्ट का जो डेटा है वो करंट प्राइस पे है, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको पता है कि डिफॉल्ट्स होते हैं। विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर मैनिपुलेशंस करते हैं कंपनीज, ताकि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बता सके। चाहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी भी खराब हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर बैंक विंडो ड्रेसिंग का पता नहीं लगा पाता है तो उसकी वजह से उसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर तो कच्चे चिट्टे खुलने ही वाले हैं। कंपनी की जो असल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में तो सबको पता लगना ही है, और तब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी और बैंक का पैसा उसे नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ पर चेंजेस है, जैसे कि जो डिफरेंट फर्म्स हैं कई बार वो डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स को यूज कर लेती हैं, तो इसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, खराब हो जाती है, और हम कंपैरिजन भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। और जो डेटा होता है वो बेसिकली पास डाटा होता है, जो कि फ्यूचर ट्रेंड को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉन फाइनेंशियल, सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो शो करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्रांड रेपुटेशन, इनको जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर वाई रीअरेंजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनालिसिस। सबसे पहले रीअरेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, इसका मतलब समझो। तो देखो, जब एक बैंक जब जब एक कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक को सबमिट करवाती है, ताकि बैंक उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो कर सके। अब ये जो बैंक है ना, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीऑर्गेनाइज करता है या फिर रीफॉर्मेट करता है, ताकि वो अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस जो है वो कर सके और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाए। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम रीअरेंजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीऑर्गेनाइज और रीफॉर्मेट किया जाता है, ताकि इसका एनालिसिस जो है और अच्छे तरीके से किया जा सके और बेहतर डिसीजन जो है वो लिए जा सके। और ये जो रीअरेंजिंग है, ये बोरवर की जो क्रेडिट वर्दिनेस है उसको असेस करने में बैंक की बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। बैंक इसकी हेल्प से ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई कर पाता है, रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर पाता है और फाइनेंशियल वियबिलिटी को भी आइडेंटिफाई कर पाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर की रीजंस फॉर रीअरेंजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करने की रीजंस क्या है? सबसे पहले देखो, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, अच्छी है या फिर बुरी है।
यानी कि वो फ्यूचर में भी स्टेबल रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। और ये रिस्क को भी आइडेंटिफाई करता है और रेड फ्लैग्स को भी आइडेंटिफाई करता है। वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी असेस करता है कि वर्किंग कैपिटल नीड्स कितनी है कंपनी को, और लोन रिपेमेंट एबिलिटी को भी जो है वो डिटरमाइन करता है, और करेक्ट फंड यूटिलाइजेशन को भी इंश्योर जो है वो करता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। क्या है? क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। इसको आरबीआई ने 1988 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और इस अरेंजमेंट की हेल्प से एक बैंक जो है वो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसको जो है वो असेस कर पाता है, साथ ही साथ वो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका भी एनालिसिस जो है वो कर पाता है, और जान पाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है या फिर कितनी वीक है, उसके बारे में जो है वो पता लगता है। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पर 7 फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पर बैंक की हेल्प करते हैं बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्म 1 है, ये बेसिकली जो बोरोवर की जो एग्जिस्टिंग और प्रपोज क्रेडिट लिमिट्स है उसकी डिटेल्स को शो करता है। यानी कि फॉर्म 1 के अंदर बैंक को पता चलता है कि ये जो बोरोवर है इसने ऑलरेडी कितने यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो लिए हुए हैं, और इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, और फ्यूचर में इसको क्रेडिट लिमिट कितनी मिल सकती है। फॉर्म 2 जो है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करता है, जिससे कंपनी बैंक को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है। फॉर्म 3 जो है वो बैलेंस शीट एनालिसिस करने में हेल्प करता है, यानी कि बैलेंस शीट को स्टडी करने में हेल्प करता है, बैलेंस शीट की डिटेल्स होती है। फॉर्म 4 जो है वो यहाँ पर जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है उनकी एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती है, यानी कि हम आपस में इनको कंपेयर कर पाते हैं। फिर जो फॉर्म 5 होता है, ये बेसिकली जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है उसको कंप्यूट करने में हेल्प करता है, यानी कि बैंक इस फॉर्म की हेल्प से कंप्यूट कर सकता है कि जो बोरोवर है उसको मैक्सिमम कितना बैंक फाइनेंस जो है वो मिलना चाहिए। और जो फॉर्म 7 है, ये जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 6 है, ये बेसिकली कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट को शो करता है, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ कैश और फंड है उसको शो करता है, जिससे बैंक ये पता लगा पाता है कि जो फंड्स है उसको सही तरीके से कंपनी यूटिलाइज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फिर आपका यहाँ पर फॉर्म 7 आता है, ये बेसिकली जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है, फाइनेंसिंग प्लान होती है, इसको मेजर करने का जो है वो काम करता है, यानी कि इसके बारे में बैंक को जो है वो बताता है। ठीक है, अब देखो ये जो जितने भी फॉर्म्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका पार्ट 3 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसीलिए इसके 3 पार्ट्स जो है वो बन रहे हैं। तो इन सभी फॉर्म्स को हम डिटेल में अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और यहाँ तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, और बाई चांस अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उस का जवाब जो है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक टॉपिक्स क्लियर है या फिर नहीं है। फटाफट से बताइए, ऑल इज क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ पर सीसीपी के लाइव सेशंस चल रहे हैं, सीसीपी के लाइव सेशंस चल रहे हैं, जहाँ पर हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीसीपी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन लाइव सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, और हमारी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस जो है वो हो चुके हैं, जहाँ पर हमने मॉड्यूल ए को जो है वो कवर कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, उनके जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे जो है वो ओवर करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, और ये वीडियोस की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम होती है, जिससे आप बहुत कम टाइम में सीसीपी की प्रिपरेशन कर पाते हो। और एडिशनली हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी दे देते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हो, जान सकते हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया जो है वो हो सके। तो हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर 82% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी करिए ताकि ये डिस्काउंट आपके हाथ से छूट ना जाए। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।